नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे दोस्तों और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आइए देखते हैं बिना समय गवाए भारतेंदु युग। दोस्तों, यह हिंदी के साहित्य का इतिहास का 19वां भाग है, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं हिंदी साहित्य की जो है बारे में। और उसमें आधुनिक काल की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक काल में पहला जो काल है दोस्तों, युग है, वो भारतेंदु युग है, जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। याद रखना, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है दोस्तों। और इसको अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नाम पड़ा था और इनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और मात्र 35 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, 1885 में। अब सोचिए कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना काम कर दिया था हिंदी साहित्य के लिए कि एक युग का नाम उनके ऊपर पड़ गया है ना। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषता। तो विशेषता को हम लोग ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे समझिए। ये देखिए, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिकता, प्राकृतिक चित्रण, समस्या पूर्ति, भाषा इसकी ब्रज थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। काव्य रूप मुक्तक था। ब्रज भाषा के अगर आधुनिक कवि का प्रथम, आधुनिकता के या आधुनिक काल के प्रथम कवि की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को बताइएगा दोस्तों। इनकी जो रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक एक ऐसी रचना है जो पहली रचना है ब्रज भाषा में और वह आधुनिक काल की शुरुआत की है। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, जो नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ये पूछा हुआ है दोस्तों, जानकी मंगल किसकी रचना है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखी जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाया था हरिश्चंद्र ने। अब देखिए, भारतेंदु के दो ऐतिहासिक नाटक बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण दोस्तों याद रखिए, दो ही इनके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अब आइए चलते हैं इनके पास। तो भारतेंदु जो इनका उपाधि है ना, भारतेंदु उपाधि है, यह साहित्यकारों द्वारा दिया गया था। साहित्यकारों ने इनको भारतेंदु नामक उपाधि दी थी और भारतेंदु युग का नामकरण इन्हीं के नाम पे हुआ था दोस्तों। पहले ये बहुत धनाढ्य थे, लेकिन जानते हैं ना, जिसका हृदय विशाल हो, उदार हो, वो करता क्या है कि दान देता चला जाता है। और ये भी दान देते देते और कई समस्याओं से जूझते हुए ये भी क्या होते हैं, एकदम गरीब हो जाते हैं और जो है काफी धन की इनके यहाँ कमी हो जाती है लास्ट के समय में। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, इनके जो रचनाएं हैं उसमें 70 काव्य कृतियां हैं और 17 नाटक है दोस्तों। सोचिए, 35 साल की उम्र में, मात्र 35 वर्ष तक जीवित रहने वाला व्यक्ति इतना लिख चुका है। और भारतेंदु की प्रिय विधा नाटक है, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 70 काव्य कृतियों में कुछ प्रमुख काव्य कृतियां मैंने लिखा हुआ है, इसी को याद करना है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, अबला विलाप, प्रबोधनी कविता, विदेशी वस्तुओं का होली जलाने के लिए प्रबोधनी कविता ने लिखा, मतलब उस पर लिखा गया था। उर्दू का स्यापा भी उन्हीं की रचना है दोस्तों। विजय विजयनी वैजयंती, विजय विजयनी वैजयंती उन्हीं की रचना है। और वह रचना मेरे प्रिय साथियों, भारतीय सेना का जो मिस्र विजय था उस पर आधारित रचना है। अब आइए इनके नाटकों पे चलते हैं। तो इनके नाटक की बात करें तो विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, चंद्रावली नाटिका, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत भारती, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, ये 9 नाटक उनके अनुदित नाटक कहे जाते हैं। जिसमें पहला अनुदित नाटक है दोस्तों विद्या सुंदर, 1868 में उन्होंने लिखा था विद्या सुंदर। अनुदित का मतलब किसी ग्रंथ से, किसी चीजों से उसको अनुवादित करना, ठीक है ना, अनुदित नाटक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके मौलिक नाटक शुरुआत, अच्छा, अनुदित नाटक में लास्ट दुर्लभ बंधु को माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये पहला इनका अनुदित नाटक है जो 1873 में इन्होंने लिखा था। विषस्य विषमौषधम, ये जो देसी राजा थे उनके कुचक्र के बारे में लिखा हुआ है। चंद्रावती नाटिका, चंद्रावती नाटिका दोस्तों ये प्रेम का महत्व इसमें बताया है इन्होंने, प्रेम का महत्व इन्होंने बताया है। चंद्रावती नाटिका में प्रेम का महत्व इन्होंने बताया है। प्रेम जोगनी, ये जो धार्मिक स्थल है ना, धार्मिक स्थल पे
जितने गलत काम होते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। धार्मिक स्थल पे जितने गलत काम होते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। नील देवी अंधेर नगरी, नील देवी दोस्तों हिंदुओं पर मुसलमानों का आक्रमण है। अंधेर नगरी चौपट राजा, आपको याद होगा बीरबल और उसकी कहानी जो है अंधेर नगरी चौपट राजा का है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा दोस्तों यह भी भारत की दुर्दशा पर लिखा गया है। और इनका अंतिम जो नाटक था इसमें मौलिक नाटकों में ये सती प्रताप तो जो अधूरा रह गया था, इसको लिखा था राधा कृष्ण दास ने जो इनके फुफेरे भाई थे। और इसको लिखा गया था दोस्तों 1883 ईस्वी में। सोचिए 85 में मरते हैं, 1883 तक ये लिखते हैं। तो लिखना मन की शांति के लिए लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक ही पिक्चर में एक ही बोर्ड पे आपको इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे रखा है। इसको नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आप आगे जब देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो नेशनल थिएटर है ना, उसकी स्थापना भी भारतेंदु जी ने किया था। तदीय समाज की स्थापना भी भारतेंदु जी ने किया था। और तो और इनको भारतीय आधुनिकता का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये बातें इनके बारे में है। फिलहाल में हम लोगों ने अभी नाटक देख लिया है, हमने उनके काव्य कृतियां 70 में से कुछ देख लिए हैं। अब देखिए भारतेंदु के निबंध, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आप मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं, कुछ जग बीती है ना, सबा जाति गोपाल की और सूर्योदय। आप देखेंगे कि ये तीनों जो इनके निबंध हैं इसमें से कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो है उसे कुछ आलोचक आत्मकथा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अपने बारे में भी लिखे हैं। तो अपने बारे में लिखना यानी कि आत्मकथा के अंदर आ जाता है। लेकिन यह निबंध में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए आते हैं पत्र पत्रिकाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी बिहार टेट का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा था कि कौन सी मैगजीन इनकी नारी विमर्श पे आधारित है दोस्तों, तो वो थी बाला बोधनी स्त्री विमर्श पर आधारित पत्रिका थी। अब देखिए 1868 में सबसे पहली पत्रिका इनकी कवि वचन सुधा आपके सामने है। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, 8 अंक बाद उसी का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। इसे भी हमें ध्यान रखना है। बाला बोधनी स्त्री विमर्श पर आधारित है। और एक पत्रिका थी कालचक्र, जिसमें सिर्फ इनका एक लेख छपा था, बहुत इंपॉर्टेंट लेख था कि हिंदी जो है हिंदी नए चाल में चली, हिंदी नए चाल में चली, इनका इंपॉर्टेंट लेख था दोस्तों। अब आइए जो भारतेंदु मंडल है, अच्छा क्या और देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब ब्रज में लिखते थे तो रसा उपनाम से लिखते थे। रसा, ये कई बार पूछा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से ब्रज में रचनाएं किया करते थे, तो वो रसा होगा, रसा, ठीक है ना। ब्रज में जो बसा वही है रसा, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि इनके मंडल में कई कवि थे, जिसमें से 10 इनके इंपॉर्टेंट जो है एकदम मैंने इसको इनके जन्म के हिसाब से वरिष्ठता सूची में लगाया है। जैसे आप देखिए बालकृष्ण भट्ट सबसे वरिष्ठ थे दोस्तों, 1844 में जन्मे थे। 1844 में जन्मे थे, सबसे वरिष्ठ थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्मे थे दोस्तों। उसके बाद देखिए लाला श्रीनिवास दास 1851 में, बद्री नारायण प्रेम घन 1855 में। तो कभी कभी पूछता है कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो आप यहां से देख रहे होंगे कि प्रेम घन का पूरा नाम बद्री नारायण है। क्या है? बद्री नारायण है, जो कौन से कवि हैं? जो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का है और कौन सा कवि छायावादी युग का है, कौन द्विवेदी युग का है, ये सारी बातें। तो भारतेंदु युग के मुख्य 10 कवि को अगर याद कर लेते हैं तो इन्हीं में से पूछ देता है, ठीक है ना। इन्हीं की रचनाएं भी पूछता है भारतेंदु युग में। आप देखिए लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में जन्मे थे। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में जन्मे थे। अंबिका दत्त व्यास 1858 में जन्मे थे। राधाचरण गोस्वामी 1858 में और राधा कृष्ण दास 1865 में। बाल मुकुंद गुप्त 1865 में दोस्तों। तो इस तरीके से हमने भारतेंदु मंडल की बात करी, हमने भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु के अनुदित नाटक और मौलिक नाटकों की बात करी। हमने जो है
इनके तीनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी भी बात कर ली है साथियों। अब बात बचा क्या, तो उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि भारतेंदु युग में और क्या बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य कृतियों का। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं लाला श्रीनिवास दास की, ठीक है, जहां से प्रश्न आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। 1851 में इनका जन्म मैंने पहले बता रखा है। आप देखेंगे कि इनकी नाटक जो है प्रहलाद चरित, तरता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये आईएमपी है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। रणधीर प्रेम मोहिनी पूछता है दोस्तों। इनका उपन्यास परीक्षा गुरु, और याद रखिए परीक्षा गुरु को आप जानते हैं अच्छी तरह से, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास, ध्यान रखिएगा, हिंदी का फर्स्ट उपन्यास कौन है, यही है दोस्तों, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु किसने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है दोस्तों। इंटर में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो यही प्रश्न पूछा था, तो ध्यान रखिए, आज तक याद है ये सारी चीजें। बद्री नारायण प्रेम घन, बद्री नारायण का जो टाइटल है वो है प्रेम घन, ठीक है, टाइटल कहिए या इसको उपाधि कहिए या शॉर्ट नेम कहिए। प्रेम घन का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, फुल नाम पूछ देता है, ठीक है ना। 1855 में ये अपने मिर्जापुर में जन्मे थे, बगल के। इनका काव्य है हार्दिक हर्षादर्श, आनंद अरुणोदय, मयंक मंजरी, जीर्ण जनपद, ठीक है ना। और पत्रिका दोस्तों आनंद कादम्बरी 1881 में इन्होंने लॉन्च किया था। ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि आनंद कादम्बरी किसकी पत्रिका है, तो याद रखिए बद्री नारायण प्रेम घन की पत्रिका है दोस्तों। और इनका नाटक है दोस्तों वीरांगना रहस्य, वीरांगना रहस्य इनका नाटक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, प्रेम घन आनंद कादम्बरी, प्रेम घन आनंद कादम्बरी, प्रेम घन, ठीक है ना। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रताप नारायण मिश्र के पास चलते हैं। 1856 में इनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति से जस्ट एक साल पहले, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर इनकी दोस्तों काव्य कृतियां हैं। और पत्रिका ब्राह्मण 1883, याद रखिएगा, पत्रिका ब्राह्मण 1883, याद रखने वाली बात है ये। ब्राह्मण कौन थे, प्रताप नारायण, ब्राह्मण थे ना प्रताप नारायण मिश्र, क्या है, ब्राह्मण है, याद रखिएगा प्रताप नारायण मिश्र क्या है, ब्राह्मण है। आइए ठाकुर जगमोहन सिंह की बात करें, काव्य कृति में देखिए, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, और उपन्यास है दोस्तों श्यामा स्वप्न। कई बार पूछा है ये उपन्यास कि किसका उपन्यास है श्यामा स्वप्न, तो ये उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह का। ब्राह्मण कौन है भैया, प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम घन, आनंदित रहते हमेशा, प्रेम का घन मतलब बादल आ जाए तो आप आनंदित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आनंदित रहते हैं, तो आनंद कादम्बरी, प्रेम घन की बात करते हैं आनंद कादम्बरी। और हमेशा परीक्षा की बात करते थे लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं। 1858 में इनका जन्म हुआ था। काव्य है इनका पावस पचासा, सुकवि सतसई, और होरी, याद रखिएगा, अंबिका दत्त व्यास, होरी, ठीक है ना। तो ऐसे कहेंगे हो अंबिका दत्त व्यास, होरी, ध्यान रखिएगा। प्रबंध काव्य था कंसवध, जो कि अधूरा था इनका, ठीक है ना। बिहारी नाम से इन्होंने बिहारी के दोहों पर कुंडलियां लिखा था दोस्तों, बिहारी के नाम से। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हम बात कर रहे हैं प्रमुख कवि जो आपके हरिश्चंद्र युग से यानी कि भारतेंदु युग से रिलेटेड है। तो कभी कभी आपका प्रश्न बन जाता है कि यह कौन सा कवि किस युग से है, और यह भी बनता है किस वर्ष में जन्म हुआ, उस वर्ष के हिसाब से उनका क्या करिए, काल क्रम के हिसाब से रखिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलते जा रहे हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, राधाचरण गोस्वामी 1858 में इनका जन्म हुआ था। तन मन धन गोसाई को अर्पण, बड़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे, और इनका पत्र था भारतेंदु। दोस्तों तन मन धन गोसाई को अर्पण, ये धर्म गुरुओं की पोल खोल इसमें है दोस्तों। जितने
पुजारी, पंडा, मस्जिद मुल्ला हैं, या जितने आपके चर्च में पादरी हैं, ये सारे धर्म गुरुओं का ये पोल खोल है कि किस तरह आपके सामने सत्यवादी बनते हैं और कैसे बगल में जो है जाते ही ये महापापी बन जाते हैं। तो इनका पोल खोल आपको मिलेगा तन मन धन गोसाई को अर्पण में, बड़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे। दोस्तों यह एकांकी है और इसमें स्त्री गमन जो है, स्त्री गमन की निंदा की गई है। जैसे अगर आपको किसी को भी पता चलता है कि किसी का किसी के साथ कोई संबंध है तो कोई उससे कहने नहीं जाता, बल्कि क्या करते, तमाशा देखते हैं लोग। तो सेम कंडीशन इसमें बड़े मुंह मुहा से लोग देखे तमाशे में है। इनकी पत्रिका है दोस्तों भारतेंदु, पत्र जो है भारतेंदु है, भारतेंदु नाम के पत्र का ये संपादन करते थे। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास की बात करते हैं। 1865 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इनका काव्य था देश दशा, भारत महामासा, 12 मासा, सती प्रताप को इन्होंने पूर्ण किया। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक था जिसे पूरा करने का काम उनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने किया था। और सती प्रताप को पूर्ण करने के बाद इनका नाटक देख लें तो नाटक महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, ये 3 इनके नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको नोट करके याद करिएगा, छोड़ना नहीं है जब तक तोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त 1865, इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे 2 रचनाएं की जो अक्सर पूछता है दोस्तों। तो मैं पूछने वाली रचनाओं का ही जिक्र कर रहा हूं। कम समय में जितना अधिक मैटर दे सकूं वो दूंगा दोस्तों। आपको लग जाइए, नोट्स बनाइए और पढ़ाई को एकदम धार दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंत में दोस्तों हम भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ और इंपॉर्टेंट कवि की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। पहला नंबर छोड़कर दूसरा नंबर छोड़ के तीसरे से शुरू किया था, याद करिए आप लोग। और पहले में तो बालकृष्ण भट्ट थे और दूसरे में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो चुकी थी, बालकृष्ण भट्ट बचे हुए थे, इनको भी यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैंने लिखा भी है कि भारतेंदु मंडल का सबसे वरिष्ठ अगर कोई है तो बालकृष्ण भट्ट है। उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान जो चरित्रहीन सेठ पर आधारित है दोस्तों, उसको ये सही रास्ते पे लाने का इसमें वर्णन है। उसके बाद देखिए नाटक कलिराज की सभा, बाल विहार, शिक्षा का दान, रेल का विकट खेल। याद रखिए नाटक इनका रेल का विकट खेल भी इनके रेल का विकट खेल इनका नाटक है। और इन्हीं को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा था दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि हिंदी का स्टील किसे कहते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं। हिंदी का एडिशन किसे कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं। ध्यान रखिए, और दोनों के दोनों भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, पूरा का पूरा भारतेंदु युग आपको एक वीडियो में मिल गया है दोस्तों। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण मैंने बताया था, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण दोनों आपको याद रखना है इनकी पत्रिकाओं में। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके भविष्य की बात है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी दोस्तों।